विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हम लेके प्रतिभा क्लासेस बीकानेर की तरफ से कक्षा 10 विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे लेसन नंबर 2 के वो लेके मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हौसला बनाए रखे और पढ़ते रहे लगातार। लेसन नंबर 2 अमल छारे में लवण। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 2 अमल छारे में लवण। अब देखना है लेसन नंबर 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो लेसन नंबर जो 2 है इसमें अंक भार कितना है 6, यानी जो लेसन नंबर 2 है वो कितने अंक भार का आएगा 6 नंबर का आएगा, यानी इसमें से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। अब 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रश्न कितने पूछे जाएंगे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न में एक प्रश्न आएगा वो आएगा वस्तुनिष्ठ, एक प्रश्न आएगा वो अति लघुत्मक और एक आएगा निबंधात्मक। तो कितने प्रश्न आएंगे 3 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपको एक है वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्मक, एक प्रश्न पूछेंगे निबंधात्मक। तो 3 प्रश्न है किस प्रकार से जो निबंधात्मक प्रश्न है या अति लघुत्मक है या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनते हैं। जितने प्रश्न इस लेसन में से बनेंगे वो सारे आपको यहाँ भी करवा दिए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक सूचक, यानी आपको नीचे एबीसीडी में सूचक दे देंगे और पूछ लेंगे निम्न में से प्राकृतिक सूचक है कौन से है। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा है हमारा लिटमस पेपर। कौन सा है लिटमस पेपर। हमें पूछा क्वेश्चन में ऐसे देंगे कि प्राकृतिक सूचक निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो हमारा प्राकृतिक सूचक कौन सा है लिटमस पेपर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसकी पीएच परास क्या होगी। यानी आपको पूछा प्रश्न कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है नीला कर देता है और नीचे पीएच परास, यानी आपको पीएच परास दे दी जाएगी कि इसमें से जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसकी पीएच परास है क्या होगी। तो देखना आपको, यानी ऐसे विलयन, अब आपको ध्यान देना है, यानी ऐसे विलयन जो क्या कर देते हैं लाल लिटमस को क्या कर देते हैं नीला कर देते हैं उसे क्या कहते हैं क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं क्षार। अगर क्षार कहेंगे तो क्षार की पीएच परास कितनी होगी 7 से 14 के बीच में। तो हमारी यहाँ कितनी है 10। तो ये कौन सा विलयन हो गया क्षारीय विलयन हो गया। यानी ऐसे विलयन जिनकी पीएच परास 0 से 7 होंगे उसे तो कहेंगे अम्लीय, और जिनकी पीएच परास 7 होगी उसे कहेंगे उदासीन, और जिनकी पीएच परास 7 और 14 के मध्य होगी उसे कहेंगे क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया पीएच परास में 10 हो गया। यानी कोई विलयन है उसकी लाल लिटमस को क्या कर देता है नीला कर देता है, उसकी पीएच कितनी रहेगी 10 रहेंगी। तो यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको अमल के बारे में पूछेंगे तो आपको नाम याद रखना है अनिल। क्या नाम याद रखना है आपको अनिल। अनिल से क्या जिससे याद होगा, जैसे अमल, जो अमल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं लाल। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है अनिल। क्या नाम है याद रखना है अनिल, यानी अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। अब देखो क्षार की कैसे याद रखोगे, तो क्षार की याद रखना आपको छलनी, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है नीला कर देता है। तो दोनों ट्रिक याद रखना, एक तो है अनिल एक है छलनी। अमल याद रखो तो अमल की अनिल और क्षार की क्या है छलनी। अमल में देखो अमल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे लाल और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे नीला। अगला क्वेश्चन देखिए रक्त का पीएच, यानी आपको पीएच का एक प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो देखना पीएच रक्त का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। यानी अगर ऑप्शन में आपको 7.2 से 7.4 तक होता है रक्त का पीएच, अगर आपको ऑप्शन में 7.4 दे रखा है या 7.3 दे रखा है या 7.2 दे रखा है तो वो ही सही करना है। तो रक्त का पीएच कितना होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है जठर रस का पीएच मान। जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला है लिटमस पत्र किस पौधे से
बनता है, यानी लिटमस पत्र कौन से पौधे से बनता है? लाइकेन से। और लाइकेन कौन से वर्ग का है? थैलोफाइट वर्ग का है, यानी लाइकेन कौन से वर्ग का है? थैलोफाइट। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? कौन से पौधे से? लाइकेन पौधे से। अगला है गंधीय सूचक, यानी आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछेंगे निम्न में से गंधीय सूचक है कौन सी है। तो देखिए गंधीय सूचक कौन कौन सी होती है? एक तो होता है वेनिला, प्याज एवं लौंग का रस। कौन कौन से हो गए? वेनिला, प्याज एवं लौंग का रस, यानी ऐसे सूचक जो मतलब जिनमें से गंध आती है, यानी गंध की सूचना देती है, वो क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक कौन कौन से हो गए? वेनिला, प्याज एवं लौंग का रस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपच का उपचार करने के लिए औषधि, यानी जो अपच यानी शरीर में अगर अपच की समस्या आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए क्या प्रयोग लेते हैं? एंटीसिड। और एंटीसिड आपको दे दिया, अगला प्रश्न पूछ लेते हैं कि कोई एक एंटीसिड बताओ। तो मिलेकोप है मैग्नीशियम, ये एक एंटीसिड हो गया। कौन सा हो गया? मिलेकोप है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति, यदि आपको अगर या तो पूछ ले धात्विक ऑक्साइड या पूछ ले अधात्विक ऑक्साइड, तो आपको ध्यान रखना है धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो दोबारा देखना, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय एवं अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर किस पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है? यानी आपको पूछा है कि जो मानव शरीर होता है वो किस पीएच प्रास के मध्य कार्य करता है? तो आपको ध्यान रखना है मानव शरीर किस पीएच प्रास के मध्य काम करता है? 7.0 से 7.8 के मध्य। कौन सी पीएच प्रास है मानव शरीर की? 7.0 से 7.8 के मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक सूत्र, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। हमें मतलब पूछे रासायनिक सूत्र पूछते हैं, तो किस किस का पूछते हैं? देखो एक नंबर है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का क्या है? रासायनिक सूत्र है CaOCl2। और बेकिंग सोडा का क्या है? NaHCO3। और दावन सोडा का कौन सा है? Na2CO3.10H2O। तो विरंजक चूर्ण का कौन सा हो गया? CaOCl2, बेकिंग सोडा का NaHCO3 और दावन सोडा का Na2CO3.10H2O। और जिप्सम का कौन सा हो गया? CaSO4.2H2O। अगला POP, POP का पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट और जल CaSO4.2H2O। अगला सूत्र है, अगला प्रश्न है हमारा कि दो प्रबल अम्ल या दो प्रबल क्षार के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन देखना, कौन से होते हैं दो प्रबल अम्ल है? एक तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक कौन सा हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो दो प्रबल अम्ल कौन से हो गए? एक तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है प्रबल क्षार, तो दो प्रबल क्षार पूछे तो आपको, तो एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक कौन सा हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH। अगला क्वेश्चन देखो संश्लेषित सूचक, तो देखना संश्लेषित सूचक, तो देखो कौन से होते हैं संश्लेषित सूचक? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। तो तीनों आगे प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक है और एक आगे ये गंधीय सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक पूछे तो लिटमस पेपर, और आपको पूछे संश्लेषित सूचक तो कौन से बताना है आपको? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। अगर आपको पूछे गंधीय सूचक तो कौन से बताने हैं? वेनिला, प्याज एवं लौंग का रस। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें मतलब इस क्वेश्चन में मतलब मिलान करना होता है। जैसे कोई मतलब प्राकृतिक स्रोत दे दिया या उसका अम्ल पूछ लिया, जैसे आपको कोई प्राकृतिक सूचक दे दिया, जैसे यहाँ दे दिया आपको सिरका, तो आपको पूछेंगे बताइए निम्न में जो प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है इसका मिलान कीजिए, या पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी निम्न प्राकृतिक सूचक जो स्रोत है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखना सिरके में कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। अगर आपको यहाँ पूछ ले
खट्टे दूध में कौन सा होता है, तो आपको बताना है लैक्टिक अम्ल। कौन सा बताना है, लैक्टिक अम्ल। अगला हो गया नींबू, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और चिंटी का डंक और नेटल का डंक, अगर आपको डंक नाम दिखाई दे तो आपको कौन सा करना है, मेथेनोइक अम्ल। अगर आपको दे दे चिंटी का डंक या नेटल का डंक तो कौन सा बताना है आपको, मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ आपको मतलब ये दे दे उदाहरण पूछ ले, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, या पूछ ले आपको मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको बताना है अम्ल प्लस क्षार, यानी अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक तो लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। जैसे देखो अम्ल कौन सा हो गया, सोडियम नहीं क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोराइड HCl। तो देखना अम्ल कौन सा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्षार हो गया और अम्ल हो गया। ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, यानी NaOH प्लस HCl। ये क्रिया करके क्या बना दिया, NaCl और H2O, नमक और जल। अगला है तन्नुकरण, देखना तन्नुकरण जैसे आते हैं तन्नु H2SO4, तो इसी प्रकार से हमें पूछ लेते हैं तन्नुकरण किसे कहते हैं। तो तन्नुकरण देखना किसे कहते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, तन्नुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, तन्नुकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, आपको प्रश्न पूछेंगे पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। तो देखना क्यों नहीं रखे जाते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। क्यों नहीं रखे जाते हैं, दही एवं खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो पीतल एवं तांबे के बर्तन बने होते हैं वो होते हैं क्षार, दोनों क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना लेते हैं, जिसके कारण इसे दही एवं खट्टे पदार्थों को किस में नहीं रखा जाता है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। किसका किया जाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। तो देखना विरंजक चूर्ण के निर्माण की कौन सी विधि है, यानी अगर हम CaOH2 यानी बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। यानी विरंजक चूर्ण के निर्माण की, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, अगर बुझे हुए चूने की, यानी बुझे हुए चूने की अगर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीन के साथ, अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण, और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। अगला देखना इसमें ये या तो पूछेंगे आपको कि विरंजक चूर्ण का मतलब रासायनिक सूत्र है, या इनके पूछ ले दो उपयोग है, या इनको बनाने की विधि। तो यहाँ 3 क्वेश्चन सरल हो रहे हैं। तो पहला तो हो गया विरंजक चूर्ण का सूत्र, सूत्र क्या हो गया, CaOCl2, और अगला दूसरा क्वेश्चन हो जाता है विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि। तो क्या विधि है, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि है कि बुझे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण और जल। अब देखना इसके उपयोग क्या है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, यानी जल को शुद्धिकरण में, यानी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। अगला हो गया वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, यानी इसके 2 उपयोग हो गए विरंजक चूर्ण की। एक तो गया पेयजल को जीवाणु रहित करने में, एक वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 2 लाइन में आपको कितने क्वेश्चन सरल हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन। कौन कौन से, एक तो गया विरंजक चूर्ण का सूत्र, दूसरा हो गया विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, और तीसरा कौन सा हो गया, इसके उपयोग। अगला क्वेश्चन देखना 19 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यानी बेकिंग सोडा। पहला तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 का कौन सा सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3। अब आपको बताना है बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि है वो कौन सी है। तो बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड, यानी नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की जब अभिक्रिया करवाते हैं, इनको मिलाते हैं, किस किस को, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी हो गई, अमोनिया। जब इनको मिलाते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक तो अमोनिया क्लोराइड और एक क्या प्राप्त होता है,
बेकिंग सोडा। तो आपको दोबारा ध्यान रखना, देखो कौन कौन सी मिलाती है, एक तो मिलाते हैं नमक, और एक क्या मिलाते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलाते हैं, अमोनिया। तो क्या प्राप्त होता है, अमोनिया क्लोराइड, और क्या प्राप्त होता है हमें, बेकिंग सोडा। तो इसमें भी तीन आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, एक तो हो गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो कौन सा हो गया, NaCO3, और एक इसके निर्माण की विधि भी आ गई। अब इनके उपयोग देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर में, यानी घरों में जो बेकिंग पाउडर उपयोग किया जाता है, और एक इसका एंटीसीड में, और एक है अग्निशामक यंत्र में, और पावरोटी, केक आदि में किया जाता है। तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का किस में उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर में, एंटीसीड में, अग्निशामक यंत्र में, पावरोटी में, केक, ब्रेड इत्यादि में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो तीन क्वेश्चन हो गए, एक तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा हो गया, NaCO3, और एक इसको निर्माण की विधि है नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। जब इनकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। और इनके उपयोग हो गए बेकिंग पाउडर, एंटीसीड, अग्निशामक यंत्र, पावरोटी, केक, ब्रेड और इत्यादि। अब अगला मोस्ट क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया, देखना एकदम मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो देखना क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर यह वियोजित होकर किस में प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी जब सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या उत्पन्न करता है। यानी जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें किस में प्राप्त हो जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और एक तो निकलती है क्लोरीन, एक है हाइड्रोजन, दो गैस से भी निकलती है, तो इसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। दोबारा देखना, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में उत्पन्न करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएच स्केल ध्यान रखना, इससे जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पीएच स्केल देखना किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल काम में ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल काम में ली जाती है और उस स्केल का क्या नाम है, पीएच स्केल। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो पीएच स्केल में पी है उसका क्या अर्थ है, यानी पी कौन सी भाषा से लिया गया है या इसका क्या अर्थ है, तो हमें ध्यान होना चाहिए पीएच स्केल में पी ये क्या है, पुसांस है, और कौन सी भाषा का शब्द है, ये पुसांस जर्मन भाषा का शब्द है। और पुसांस का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है शक्ति। क्या अर्थ है, शक्ति। अगला देखना, ये पीएच स्केल हो गया। अब पीएच में देखो, पीएच अगर 0 से 7 के मध्य होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। कैसा होगा, अम्लीय विलयन। अगर पीएच 7 है तो इसे क्या कहेंगे, उदासीन। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से 14 के मध्य है तो उसे क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। तो ध्यान रखना, जिनका पीएच 0 से 7 के मध्य होगा उसे कहेंगे अम्लीय, और जिनका पीएच 7 होगा उसे कहेंगे उदासीन, और जिनका पीएच 7 से 14 तक होगा उसे कहेंगे क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें ये मोस्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा और दंश से, यानी आपको पूछेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो आपको बताना है अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा, यानी जो बरसात हो रही है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम होगा तो उसे कहेंगे हमें अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा से फसलों वगैरह को क्या होता है, नुकसान होता है। और अगला है दंश से मतलब जो हमारा दांत होता है, जो दांत का कठोर भाग होता है जो इनेमल से बना होता है, उसे अगर उसमें कुछ क्षति होती है उसे कहते हैं दंश से। और दंश से कब होता है, जब उसकी पीएच 5.5 से कम होगी। अगर मुंह की जो पीएच प्रास है वो 5.5 से कम होगी तो उसे कहेंगे दंश से कहेंगे। और दंश से ही पीएच प्रास कितनी होगी, 5.5 से
कम। दंशय को दूर करने के लिए किसका दंत मंजन करेंगे? क्षारीय जो पदार्थ होंगे उनका क्या करेंगे? दंत मंजन करेंगे, जिससे मुंह की पीएच क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। यानी दंशय यानी पीएच क्रॉस हो गई 5.5 से कम तो होंगे दंशय होंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे? क्षारीय पदार्थों को, और क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी पीएच उदासीन हो जाएगी, जिससे दंशय का कारण रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाती है तो क्या प्राप्त होता है? अगर किसी धातु कार्बोनेट की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा तो क्या प्राप्त होता है? अगर देखो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, मान लो हो गया धातु की जगह सोडियम धातु, अगर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl नमक और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो क्या क्या प्राप्त होता है जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो क्या प्राप्त होता है? नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार दोबारा देखना इस लेसन को कि अंक पार कितना है हमारा? 6। क्वेश्चन कितने पूछेंगे? 3। तो दोबारा देखना क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन सा हो गया? लिटमस पेपर। अगला पूछा आपको विलीन यानी कोई पीएच प्राप्त दे देंगे तो आपको पूछ लेंगे ये अम्लीय या क्षारीय, या बताइए कि ये पदार्थ जो कोई विलीन है वो अम्लीय या क्षारीय। जैसे ऑप्शन में 3, 2, 4, 10 दे दिया तो आपको बताना कि कोई विलियन लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। तो आपको ट्रिक बता रखे नील और छलनी, 2 ट्रिक याद रखना। अम्लीय है तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे? लाल करेंगे, और क्षार क्या करेंगे? क्षारीय पदार्थ है वो क्षार लाल लिटमस को क्या करेंगे? नीला। तो दोनों ट्रिक याद रखना, नील और छलनी। अब पीएच ध्यान रखना, रक्त की कितनी होती है पीएच? 7.4। जठर रस की कितनी होगी? 1.2। और अगले क्वेश्चन है हमारा लिटमस। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? लाइकेन पौधे से, और लाइकेन कौन से वर्ग है? थैलोफाइट वर्ग है। अगला क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन सा था? वेनिला, प्याज एवं लौंग का रस। अगला कौन सा पढ़ा? अब्ज को दूर करने के औषधि। कौन सी औषधि थी? यानी एंटीसिड थी, और कोई एक एंटीसिड कौन सी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कौन सी औषधि होगी? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो गई। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है, यानी धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक दोनों की प्रवृत्ति पूछे तो आपको बताना है धात्विक ऑक्साइड की तो उसकी क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड की उसकी अम्लीय। अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया? मानव जो शरीर है वो किस प्रास के मध्य कार्य करता है? तो हमारा कौन सा शरीर किस प्रास के मध्य काम करता है? 7.0 से 7.8 आपको याद रखना है। अगला रासायनिक सूत्र है, इसे ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ देखने को परीक्षा में मिलेगा। तो कौन सा? विरंजन चूर्ण का कौन सा हो गया? CaCl2, और बेकिंग सोडा का कौन सा हो गया? NaHCO3। अगला कौन सा हो गया? धवन सोडा का Na2CO3 0.10H2O। जिप्सम का कौन सा हो गया? CaSO4 0.2H2O। POP का कौन सा हो गया? CaSO4 0.1/2H2O। और यानी जब पीओपी की प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जिप्सम। और जिप्सम में वापिस अगर इसको ताप से गर्म करेंगे तो वापस क्या प्राप्त होगा? पीओपी। और आपको ध्यान रखना है पीओपी का उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर के रूप में, जो खिलौने आते हैं उसको आकर्षित खिलौने बनाने में भी इसका पीओपी का उपयोग किया जाता है। और प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार आपने देख लिए, 2 प्रबल अम्ल HCl/H2SO4, और क्षार कौन से हो गए? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और संश्लेषण सूचक कौन से हो गए हमारे? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। अगला क्वेश्चन था, ये ध्यान से देखना, यदि आपको प्राकृतिक सूचक देंगे और अम्ल देंगे और आपको पूछ लिया जाएगा या तो पूछ लिया जाएगा कि ये जो प्राकृतिक सूचक है इसमें मतलब कौन सा अम्ल है, या मतलब आपको मिलान करना होता है। तो देखना सिरके में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। संतरा में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चिंटी का डंक या नेटल का डंक पूछ ले तो आपको सीधा कौन सा करना है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा करना है? मेथेनोइक अम्ल। अगला यह विक्रिया देख ली, उदासीनीकरण
उदासीन दोबारा देखना, अम्ल प्लस क्षार जब क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, लवण प्लस जल। जैसे क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल कौन सा हो गया हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो क्या प्राप्त हो गया सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन हमने देखा तनुकरण, तो अगर जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होगी उसे क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमने देख लिया पित्तल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो दही एवं खट्टे पदार्थ होते हैं वो पित्तल एवं तांबे के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, एक विषैला पदार्थ बना लेते हैं, जिससे इसको पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते हैं। अगला हमने देखा कठोर जल को मृदु बनाने हेतु उपयोगी कौन सा जो यौगिक है वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है। अगला हमने विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, यानी जब भुजे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई हमने तो क्या प्राप्त हुआ हमें, विरंजक चूर्ण और जल। और इनके उपयोग कौन सा है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, वस्त्र उद्योग के विरंजक के रूप में। अगला कौन सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की हमने विधि देख ली, यानी बेकिंग सोडा किससे प्राप्त होता है, एक तो नमक NaCl हो गया, एक जल हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एक अमोनिया होगी। जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर है, एंटीसिड है, अग्निशामक यंत्र है, पाव रोटी है, केक है, ब्रेड है इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगला क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये ध्यान से देखना दोबारा, क्लोर क्षार प्रक्रिया जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन में, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हमें, क्लोर क्षार प्रक्रिया। यानी जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन होगा उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहेंगे। अगला है पीएच स्केल, ये मोस्ट क्वेश्चन है, दोबारा देखना। पीएच स्केल किसी विलीन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल काम में ली जाती है, यानी किसी विलीन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल काम में लिया जाता है और उस स्केल का क्या नाम है, पीएच स्केल है। और पीएच स्केल में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये पी है वो किसका सूचक है या इसका क्या अर्थ है, तो हमें ध्यान होना चाहिए पी है वो कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और पी क्या है, पी एक पुशांश है जो जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, पी का क्या अर्थ होता है, शक्ति होता है। तो एक पीएच प्रास भी ध्यान रखना, जो पीएच प्रास यानी 0 से 7 के मध्य होंगे उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे अम्लीय। और जिनकी पीएच 7 होगी उसे क्या कहेंगे, उदासीन। और जिनकी पीएच 7 से 14 तक होगी उसे कहेंगे क्षारीय। अम्लीय वर्षा आपको बता दी थी, यानी जिसकी पीएच 5.6 यानी जो बरसात हो रही है अगर उसकी पीएच 5.6 से कम है तो उसको क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। और दन से यानी मुख के पीएच यानी मुख की पीएच अगर 5.5 से कम है तो उसे क्या कहेंगे, दंत से। यानी दंत से में जो हमारे दांत है उनमें मतलब जो इनेमल पदार्थ है वो मतलब टूटने लगता है और दंत से को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्षारीय पदार्थ। क्यों करते हैं, मतलब अम्लीय इसको उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्षार को करेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते तो क्या प्राप्त होता है, तो देखना धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट की जब हमने अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, नमक NaCl, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बने रहिए ऐसे, धन्यवाद।